हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी का मेजर पेपर 1 टॉप वीवीआई क्वेश्चन आंसर। एक ही वीडियो में सारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आप लोग का सिलेबस यहाँ है। यूनिट 1 आप देख सकते हैं। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोफॉर्मोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? जियोमॉर्फोलॉजी मतलब होता है भू आकृति विज्ञान। तो उसी का प्रकृति पढ़ना है। और स्कोप मतलब होता है विस्तार। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी अर्थ का आंतरिक संरचना पढ़ना है। मेजर माउंटेन पढ़ना है, मुख्य माउंटेन्स पढ़ना है। प्लेट्स पढ़ना है, यही प्लेन्स पढ़ना है। देयर क्लासिफिकेशन यानी उनका वर्गीकरण पढ़ना है। रॉक्स पढ़ना है यानी चट्टान पढ़ना है, उसका चट्टान का उत्पत्ति, वर्गीकरण और कैरेक्टरिस्टिक्स, वेगनर थ्योरी, यही सब पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या है? अर्थ मूवमेंट है। अर्थ मूवमेंट यानी अर्थ भूकंप कह सकते हैं। एंडोजिक प्रोसेस है, फ्लड्स है, बाढ़ है, फॉल्ट्स है, सूखा है, ये सब पढ़ना है। अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनी यानी ज्वालामुखी, इन सब के विषय में पढ़ना है। चलिए आप लोग का यूनिट 3 तक सिलेबस है और चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं आप। तो पहले 25 MCQ लेते हैं विदाउट ऑप्शन, जिसमें आप लोग का 1 नंबर का आप लोग पैटर्न जानते होंगे। पैटर्न किस प्रकार रहता है? 5 मार्क्स रहेगा, 1 मार्क्स का आएगा 5 क्वेश्चन। 5 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें कितना 10 नंबर हो जाए। और 15 मार्क्स का रहेगा 6 क्वेश्चन, लेकिन करना कितना है? 4। तो इसी प्रकार आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 60 10 70 5 75। 60 10 70 5 75 हो जाएगा। तो चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। यानी भू आकृति विज्ञान क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? तो भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह के स्थल रूपों की उत्पत्ति, संरचना और विकास का अध्ययन है। आप पूरा वीडियो कवर कर लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मुख्य भाग कौन से हैं? ऊपर पट्टी, मेंटल और कोर है। पर्वत क्या है? तो पर्वत पृथ्वी की सतह से पर बहुत ऊंचा और विस्तृत स्थल रूप पर्वत कहलाता है। पठार क्या है? तो आप लोग बताते हैं पर्वत और पठार में क्या डिफरेंस है, अंतर है। तो पर्वत आप लोग देखे होंगे नुकीला रहता है, नुकीला। और पठार क्या होता है? पठार होता है ऐसा ही रहेगा, ऊंचा रहेगा लेकिन समतल रहेगा, समतल। इसी प्रकार ऊंचा रहेगा लेकिन समतल रहेगा, जो ऊपर का क्षेत्र होगा समतल रहेगा और जो पर्वत होगा वो नुकीला रहेगा, नुकीला। और ये अधिक ढलान होगा, लेकिन यह ढलान बहुत कम ढलान होता है। तो पर्वत जिसमें नुकीला हो और जिसमें ढलान अधिक हो, लेकिन और पठार क्या होता है? जिसमें समतल एरिया हो ऊपरी छोर पर और ढलान कम हो। तो आप लोग समझ गए होंगे पर्वत और पठार के बीच अंतर। पठार क्या है? चारों ओर से ढलान वाला ऊंचा समतल, क्या बोले? ऊंचा समतल भूभाग पठार कहलाता है। तो मैदान क्या है? मैदान समतल और कम ऊंचाई वाले विस्तृत भूभाग मैदान कहलाते हैं। कम ऐसी आप लोग जैसे कोई ग्राउंड पर खेलते होंगे तो वो मैदान हो गया। आप लोग ये सब इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चट्टान क्या है? तो खनिजों से मिलकर बनी पृथ्वी की ठोस परत को चट्टान कहते हैं। चट्टानों के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर वेगनर सिद्धांत आप लोग को बताए थे। वेगनर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से। अंतर्जात प्रक्रिया क्या है? तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली भूआकृतिक प्रक्रिया है। बहिर्जात प्रक्रियाएं क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर बाहरी शक्तियों द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। वलन क्या है?
चट्टानों की परतों का दबाव के कारण मुड़ जाना वलन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भ्रंश क्या है? इसी प्रकार आप लोग का एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भ्रंश क्या है? चट्टानों में दरार पड़कर उनका खिसक जाना भ्रंश कहलाता है। प्लेट विवर्तनिक क्या है? तो पृथ्वी की परपटी कई प्लेटों में विभाजित है जो लगातार गतिशील रहती है, तो प्लेट विवर्तनिक कहलाता है। भूकंप आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी की सतह अचानक हिलना भूकंप कहलाता है। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी के अंदर लावा, पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस और राख बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, अपक्षय। अपक्षय क्या है? अपक्षय चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना और विघटित हो जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपर्दन क्या है? तो अपर्दन क्या होता है? जब भी वर्षा या भूकंप आए तो उस क्षेत्र से मिट्टी वहाँ से ढह जाए, तो अपर्दन कहलाता है। जल, वायु या हिम द्वारा, जल यानी अधिक वर्षा हो या वायु द्वारा या हिम, देख लेते हैं आप लोग, बर्फ पिघलता है, तो चट्टानों द्वारा मिट्टी का कटाव अपर्दन कहलाता है। यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मिट्टी चला जाए तो क्या होगा? अपर्दन कहलाता है। मास वेस्टिंग क्या है? तो मास वेस्टिंग मतलब क्या है? मास मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, वेस्टिंग मतलब क्या होता है? बर्बादी। इंग्लिश में आप लोग देखेंगे, आप लोग का सिलेबस है मास वेस्टिंग। तो मास वेस्टिंग, मास मतलब होता है क्या? मास मतलब होता है बहुत बड़े क्षेत्र में, और वेस्टिंग मतलब होता है बर्बादी। तो इसका आंसर, तो मास वेस्टिंग क्या है? तो मास वेस्टिंग हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी और चट्टानों के नीचे की ओर खिसकना। मास वेस्टिंग का हिंदी मीनिंग होता है कि बड़े क्षेत्र पर पैमाना, बड़े पैमाने पर बर्बादी। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, डेविस का अपर्दन चक्र किससे संबंधित है? स्थलारूपों के विकास के चरणों से। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेंग के सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्थल रूपों के विकास और उत्थान की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 21 है, नदीय स्थल रूप किससे बनते हैं? तो नदियों की क्रिया से। यानी बता रहा है कि नदी में स्थल रूप मतलब नदी के साइड में जमीन बन जाता है रहने योग्य, तो किससे होता है? नदियों की क्रियाएं से। अगला क्वेश्चन है, वायवीय स्थलीय स्थल रूप किससे बनते हैं? तो वायु की प्रक्रिया से। कॉर्स्ट स्थल रूप किससे बनते हैं? तो चूना पत्थर के घुलने की प्रक्रिया से। तटीय स्थल रूप किससे बनते हैं? तो समुद्री लहरों की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमानी स्थल रूप किससे बनते हैं? तो हिमनद प्रक्रिया से। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होते हैं यूनिट 1 के। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, भूरूप विज्ञान का परिभाषा प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो भूरूप विज्ञान को आप लोग को क्या बताते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसका आप पढ़ते हैं आंसर। भूरूप विज्ञान भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो सतह पाए जाते हैं विभिन्न स्थल, जैसे तटीय सतह, वायु से अपर्दन वाला क्षेत्र सतह, इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, मरुस्थल, नदी, घाटियाँ आदि की उत्पत्ति, विकास तथा परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इन सब में किसका अध्ययन किया जाता है? पर्वत का भी किया जाता है, पठार का, मैदान का, घाटियाँ का, मरुस्थल, नदी, घाटियाँ आदि की उत्पत्ति, विकास और परिवर्तन की सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी की सतह का आकार और संरचना वैज्ञानिक अध्ययन ही भूरूप विज्ञान कहलाता है। भूरूप विज्ञान और भू आकृति विज्ञान दोनों एक ही है। तो आप लोग समझ गए कि सरल शब्द में क्या कहना है? पृथ्वी के आकार और संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? भूरूप विज्ञान। अगला पॉइंट है, भूरूप विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक है। इसमें स्थल रूपों का निर्माण के पीछे कार्य करने वाले शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। ये शक्तियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक शक्तियाँ और बाहरी शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होती हैं और पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी तथा भूकंप जैसी घटनाओं को जन्म देती है।
दूसरी ओर बाहरी शक्तियाँ जैसे नदियाँ, वायु, हिमनद, समुद्री लहरें तथा पृथ्वी की सतह को काटती है, घिसती है और नए स्थल रूपों का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है, भूरूप विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यानी भूरूप विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानों की उत्पत्ति, स्थल रूपों का वर्गीकरण तथा उनका भौगोलिक वितरण आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। यानी इनमें बहुत क्षेत्र का कवर किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानों की उत्पत्ति, स्थल रूपों का वर्गीकरण और भौगोलिक वितरण पर ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। इन सब पर भी अध्ययन किया जाता है, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, इन सब पर। इन प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह निरंतर बदलती रहती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भूरूप विज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। इस अध्ययन से हमें पृथ्वी की संरचना, विकास के इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। साथ ही यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को समझने में भी सहायक है। आधुनिक समय में भूरूप विज्ञान का उपयोग खनिज संसाधनों की खोज, भूमि उपयोग योजना तथा पर्यावरण संरक्षण में भी किया जाता है। यानी भूरूप विज्ञान का महत्व क्या क्या है, तो पृथ्वी की संरचना और विकास को समझने में सहायता मिलती है। और प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, प्राकृतिक आपदा मतलब क्या हो गया, ऐसी घटना जो प्रकृति द्वारा लाई हो और मनुष्य को हानि हो, तो हो गया प्राकृतिक घटना। जैसे भूकंप आए तो मनुष्य को हानि होगा, पूरा जनमाल मतलब क्या होता है, सभी जीवित प्राणियों, जितने भी प्राणी हैं उन सब की हानि, जीवन की हानि कर सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा कौन कौन हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब हो गया प्राकृतिक आपदा। तो आज इसी भूरूप विज्ञान का इसी में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूरूप विज्ञान पृथ्वी की सतह की संरचना, उत्पत्ति, विकास को समझने वाला एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय है। तो भूरूप विज्ञान क्या है, तो पृथ्वी की सतह, संरचना, उत्पत्ति और विकास को समझने की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय है। यह हमें पृथ्वी की प्राकृतिक स्वरूप समझाने तथा उसके संसाधनों का उचित उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ खत्म हो गया 1 नंबर का आंसर। इतना बड़ा आप लिखिएगा। आप लोग 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना लिखना है, सॉरी आप लोग को बताते हैं। 15 नंबर का अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। ऐसे आप लोग का 2 पेज होता है, आप लोग जानते होंगे कितना, 2 पेज रहता है। 2 पेज होता है, एक साइड इधर होता है, एक साइड इधर होता है, एक साइड इधर होता है। तो कितना, कम से कम कितना लिखिएगा, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार 3 और 4 तक लिखना है। कितना लिखना है, 3 और 4, कम से कम 4 पेज लिखिएगा। और अधिक आप जितना लिख सकते हैं, 6 पेज, 7 पेज, तो कम से कम कितना लिखना है, 4 पेज लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, हर यूनिट से इतना क्वेश्चन लिया है तो वीडियो बनाएंगे लगभग कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। तो आप लोग को PDF मिल जाएगा, उसी से सारे क्वेश्चन कवर कर लेना है। तो यहाँ देखिए 4 नंबर 5 नंबर तक क्वेश्चन दिए, बस आप इतना कर लीजिएगा। आप लोग ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। 5 नंबर में ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में फिक्स हर साल पूछा जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है यूनिट 2 के भी एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से यूनिट 2 देख सकते हैं। ये क्वेश्चन उतना वीवीआई नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोग को याद रहे कि क्या क्या इसमें होता है, ताकि आ जाए। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी स्किप करते हैं। वलन और भ्रंश का विस्तृत वर्णन कीजिए। चलिए यही पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, वलन और भ्रंश का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो पहला पॉइंट है, पृथ्वी की भूपर पट्टी अनेक चट्टानों से बनी होती है। भूपर पट्टी मतलब हम लोग जान रहे थे। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन करना था, आप लोग जानते हैं। हम, ये पृथ्वी है, मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, हम एक बार
चलिए आप लोग बताइएगा, हम लोग किस जगह रहते हैं, पृथ्वी के किस जगह रहते हैं? पृथ्वी है तो पृथ्वी के हम लोग कहाँ रहते हैं? शायद आप लोग भी होंगे कई स्टूडेंट, आप लोग गलत आंसर देंगे, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है ऐसा पृथ्वी है तो हम लोग रहते हैं कहाँ है। चलिए यही बताना है। तो भूपर पट्टी क्या होता है? ऊपरी वाला सतह होता है पृथ्वी की, पृथ्वी की भूपर पट्टी अनेक चट्टानों से बनी होती है। जब इन चट्टानों ने पर पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न शक्तियों का प्रभाव पड़ता है तो वे या तो मुड़ जाती है या टूट जाती है। चट्टानों की मुड़ने की प्रक्रिया को वलन कहा जाता है। तो क्या आप लोग समझें? चट्टानों की मुड़ने की प्रक्रिया या टूटने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? वलन कहलाया जाता है। चट्टानों के टूटने या खिसकने की प्रक्रिया को भ्रंश कहा जाता है। अगर चट्टान टूटने और खिसकने हैं तो दोनों में अंतर, यहाँ खिसकने हो जाएगा और मुड़ने और टूटने में। तो आप लोग देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग फिर भी प्रयास कीजिएगा बढ़िया से याद रहे। वलन क्या होता है? वलन होता है अगर पत्थर मुड़ जाए, तो पत्थर मुड़ जाए या टूट जाए तो क्या हो गया? वलन हो गया। और चट्टान के टूटने या खिसकने हैं, दोनों में सेम होता है, लेकिन टूटने दोनों में सेम है। देखेंगे तो खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? भ्रंश कहलाते हैं। तो आप लोग याद रखिए। वलन तब बनता है जब पृथ्वी की भूपर पट्टी पर क्षैतिज दिशा का दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण चट्टानों की परतें मुड़ जाती है और तरंगों के समान आकृति बना लेती है। वलन पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। वलन के दो भाग होते हैं। कौन कौन? ऊपर उठा हुआ भाग और दूसरा नीचे धंसा हुआ भाग। ऊपर उठे हुए भाग में उत्क्षेप कहा जाता है और नीचे धंसे हुए भाग को अवनीत कहा जाता है। दूसरी ओर भ्रंश तब उत्पन्न होता है जब चट्टानों पर अत्यधिक दबाव या तनाव पड़ता है और वे टूट जाती हैं। टूटने के बाद चट्टानों के भाग एक दूसरे के से खिसक जाते हैं जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है भ्रंश के कारण पृथ्वी की सतह में दरारें बन जाती हैं और भूमि के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं जबकि कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। भ्रंश के कारण कई प्रकार की स्थलाकृति बनती है जिससे भ्रंश घाटियाँ और अवशिष्ट पर्वत। भ्रंश घाटियाँ तब बनती है जब भूमि का एक भाग नीचे धंस जाता है और उसके दोनों ओर ऊंचे भाग रह जाते हैं। यह क्षेत्र लंबी और संकरी घाटी के रूप में दिखाई देता है। तो अगला पॉइंट है वलन और भ्रंश दोनों ही पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों का परिणाम है और इनका भूगोल में विशेष महत्व है। इन प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह पर बड़े बड़े पर्वत, घाटियाँ और अन्य स्थलारूप बनते हैं। इस प्रकार वलन और भ्रंश पृथ्वी की भूप्रपट्टी में होने वाले महत्वपूर्ण भूगर्भीय परिवर्तन हैं जो पृथ्वी की स्थलाकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग को लिखना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिए? भूकंप का कारण और प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ है। अब यूनिट 3 के क्वेश्चन करते हैं। आप सबको PDF मिल जाएगा, इसका पूरा PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ 5 नंबर हो गया। यूनिट 3 है, आप लोग को बता देंगे कि टेलीग्राम से आप कहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो तीसरा है अपक्षय। तीसरा यूनिट का क्वेश्चन है अपक्षय, पढ़ लीजिए, यह भी VVI क्वेश्चन हो सकता है। अपक्षय की परिभाषा तथा प्रकारों के वर्णन कीजिए। अपक्षय वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों अपने स्थान पर धीरे धीरे टूटकर छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक शक्तियों जैसे तापमान, जल, वायु जीवों के प्रभाव से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है
अपक्षय के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक भौतिक, दूसरा अपक्षय, तीसरा रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भौतिक अपक्षय में चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के केवल छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः तापमान के परिवर्तन, जल के जमने और पिघलने तथा वायु के प्रभाव से होती है। रासायनिक अपक्षय में चट्टानों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक अपक्षय जीवित जीवों के कारण होता है। पौधों की जड़ें चट्टानों की दरारें प्रवेश कर उन्हें तोड़ देती हैं। इसी प्रकार कुछ जीव भी चट्टानों को प्रभावित करते हैं। अपक्षय पृथ्वी की सतह के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के कारण मिट्टी का निर्माण होता है और नई स्थलाकृति बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन आंसर, 1 का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अब देखिए 2 नंबर अपरदन क्या है, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तीसरा है द्रव्यमान संचलन क्या है, तो इसका भी पढ़ लेना है 3 नंबर। 4 नंबर है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए, यानी नदी द्वारा जो निर्मित स्थल बनते हैं उनका वर्णन करना है। और 5वां क्वेश्चन है डेविस के अपरदन चक्र का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आप लोग यह भी पढ़ लीजिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन है डेविस के, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा। और इन सब का PDF कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ रहेगा? कमेंट में पिन रहेगा टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जय हिंद।